नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की। आज से हम मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर देख रहे हैं, लेकिन नजरें इस बात पर रहेंगी कि इस वॉलेटिलिटी का फायदा कैसे उठाया जाए। याद रखिएगा, कल मनीष शर्मा ने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था टीसीएस को शॉर्ट करके, और उसका फायदा आज इनके रिटर्न्स में जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर एक नजर डालेंगे, मार्केट की चाल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले निफ्टी के हाल आपको मैं बता दूं क्या स्थिति देखने को मिली है। देखिए, हम कमजोर खुले क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर था। 8,969 तक का लो निफ्टी ने बनाया और उसके बाद हमने देखा है थोड़ी सी रिकवरी आई और करीब करीब 9,026 के लेवल्स पर हम पहुंच पाए हैं। तो रिकवरी करीब 50 अंकों की जरूर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें, निफ्टी बैंक के हाल अभी भी बुरे हैं। निफ्टी बैंक में 850 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, इनफैक्ट 84 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और इसका डे लो जो था वो 19,569 के आसपास का था और इसने जो हाई दिखाया आज के सत्र में वो 19,891 है। तो अगर हाई से अब कंपेयर करेंगे आप निफ्टी बैंक को, तो ये अभी भी 250 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है, भले ही निचले लेवल से इसमें करीब 50-60 अंकों की गिरावट देखने को मिली हो। तो आज फिर मूड बिगाड़ने का काम निफ्टी बैंक ने किया है। और दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स भी, जिसने कल आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी और लगातार 5 सत्रों बाद एक चीज आप गौर करेंगे कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो नेगेटिव हो चुकी है। तो आज ब्रॉडर मार्केट में बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस सब के बीच हमारे जानकारों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर हम बात करेंगे। रुचित जैन हमारे साथ है, मनीष शर्मा और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी, तीनों के बीच मुकाबला है। सबसे पहले कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर यहां से आगे आज की क्या स्ट्रैटेजी हमारे जानकार बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले रिटर्न्स फायर कीजिएगा डायरेक्टर साहब, और कल की वॉलेटिलिटी में देखिएगा रुचित जैन हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर पॉजिटिव रिटर्न दिखाने में कामयाब थे। 0.11% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए। मनीष शर्मा -1.03% पर थे और प्रदीप होचंदानी करीब -1.5% तक के रिटर्न्स दिखा रहे थे। तो ये कल तक की बात हुई। आज एक नया दिन है और मार्केट भी पूरी तरह से घूम गया है, तो हमारे जानकारों की स्ट्रैटेजी भी बदलेगी। अब क्या अप्रोच वो रखना चाहेंगे इसकी बात करते हैं। मनीष शर्मा को जोड़ लेते हैं सबसे पहले। मनीष, मुझे याद है कल आपने टीसीएस में एक सेल कॉल दिया था, ये एक कॉन्ट्रा कॉल था और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि मनीष के कॉन्ट्रा कॉल्स इनफैक्ट मार्केट में जो स्विंग आने वाला होता है वो काफी टाइमली पकड़ लेते हैं और उसका फायदा इनफैक्ट इनको आज मिला है क्योंकि टीसीएस में इन्होंने एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया और वहां पर प्रॉफिट बुक किया है। मनीष, आज मार्केट पूरी तरह से घूम गया है, हम शायद 9,000 के लेवल्स को एक बार फिर टेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज की अप्रोच क्या रहेगी इस प्रॉफिट बुकिंग के माहौल में? क्या आप मंदी के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस करेंगे या फिर आज भी कोई एक तेजी की तरफ कॉन्ट्रा कॉल लेंगे सेंटिमेंट के अगेंस्ट? जी, आज अगर आप पूरा मार्केट देखें तो बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अभी काफी वीक लग रहा है मुझे। यहाँ से मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 18,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ज्यादातर स्टॉक्स मैंने प्राइवेट बैंक सेलेक्ट किए हैं जिसमें वीक स्टॉक्स होंगे और जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से और फॉल आ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं निजी बैंकों में प्रेशर देखने को मिलेगा। रुचित, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज के सत्र में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। सर जी, आज के सत्र में मैंने एक रिप्लेसमेंट किया है क्योंकि मिड कैप्स में हम आज प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो जो मिड कैप स्टॉक था केईसी इंटरनेशनल, उसको मैंने एग्जिट किया है और फार्मा एक ऐसा स्पेस है जिसमें देखिए मार्केट का गिरावट का कोई असर नहीं है और इनफैक्ट एक जो बाइंग वहाँ पे आ रही है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आ रही है। तो कल मेरा ऑलरेडी एक फार्मा का नया नेम था, जेबी केमिकल एंड फार्मा मिड कैप नेम में से। आज मैं केसी इंटरनेशनल को रिप्लेस करके और एक फार्मा नेम ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो जेबी केमिकल्स को रिप्लेस किया जाएगा और फार्मा के साथ ये बने रहेंगे। ये इनफैक्ट रुचित की स्ट्रैटेजी रहेगी। प्रदीप, आपकी क्या रणनीति रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। कल जैसे निफ्टी में हमने 0 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है क्योंकि ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, वहीं से हमने निफ्टी को रिवर्स होते देखा। अब आज के सेशन में जिस तरह से रिवर्सल आया है तो काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जो अपने अर्ली चार्ट्स पे एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं, सेल कंफर्म कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अपमूव और कंसोलिडेशन के बाद।
तो मैं यहाँ पे 2 स्टॉक शॉर्ट की शायद ऐड करूँगा ड्यूरिंग द शो। मेरे हिसाब से जब भी क्वेश्चन आएगा स्टॉक्स पे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, पर मैं 2 स्टॉक्स आज शॉर्ट की साइड ऐड करना चाहूँगा। ओके, 2 शॉर्ट के ट्रेड्स यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए ट्रेंड आज पूरी तरह से बदल गया है, इसीलिए वो मंदी के सौदे देखने को मिलेंगे प्रदीप के पोर्टफोलियो में और शायद मनीष के पोर्टफोलियो में भी, और बैंकों पर मनीष की नजरें रहेंगी। अच्छा, इस बीच सरकारी ऑफिशियल्स की ओर से ये अपडेट आ रहा है। आज याद होगा, आज सुबह में हम यही चर्चा कर रहे थे नरेंद्र तनेजा से कि क्या इस समय भारत को ऑयल रिजर्व को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की ओर से वो स्टांस बनता हुआ दिखाई दिया था। और इस समय जो अपडेट आ रहा है वो यही है कि ऑयल रिजर्व मजबूत करने की योजना सरकार की है, इस पर अमल दिया जा रहा है, इस पर काम हो रहा है। साथ ही साथ भारत सस्ते क्रूड का फायदा उठाएगा और अपने ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाएगा जरूर। आज सुबह में अपडेट आया था नरेंद्र तनेजा की ओर से कि शायद हमारे पास जो ऑयल रिजर्व है वो करीब 9 दिन के हैं, और इस समय हमारे पास कम से कम 40 दिन के ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए। कच्चे तेल पर एक बार नजरें होनी चाहिए, और अगर हो सके तो MCX वाला कच्चा तेल भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से WTI में एक क्रैकडाउन देखने को मिला था, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। भले ही ये एक्सपायरी के चलते देखने को मिला था, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के चलते ओवरऑल सेंटिमेंट बिगड़ा और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। ये फिलहाल एक अपडेट आ रहा है। इस पर इनफैक्ट हो सके तो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन भी आपके लिए लेकर आएंगे कि कितना यहाँ पर हमारा ऑयल रिजर्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या तो नीरज बाजपेयी को जोड़ने की कोशिश करें आप प्रोड्यूसर साहब। तो ये फिलहाल एक अपडेट है। और कच्चे तेल पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्रेंट के भाव करीब $25-26 के बीच में देखने को मिल रहे हैं, और शायद सरकार ये भी समझ रही है कि एक अच्छा समय है ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाने का। MCX क्रूड आपके स्क्रीन पर, जहां पर आज फिर हमने देखा है बिकवाली का दबाव ही बनता दिखाई दे रहा है। तो ये एक अपडेट और इसका इम्पैक्ट रहना चाहिए इनफैक्ट ONGC जैसे स्टॉक्स पर, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर, क्योंकि उनके जरिए मेरे ख्याल में ये कच्चे तेल के रिजर्व्स बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस समय हमारे जानकारों की क्या ओपिनियन है अपने पोर्टफोलियो को लेकर, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और इनफैक्ट शुरुआत करते हैं मनीष के साथ ही, क्योंकि मनीष का एक ट्रेड बहुत ही कमाल का साबित हुआ है, वो है TCS। कल इन्होंने मंदी का ट्रेड दिया था और वहां पर आज सुबह में इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मनीष का पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। बायोकॉन में इनका स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुआ है, दूसरी तरफ लुपिन में इनकी पोजीशन बनी हुई है, और आज वैसे भी क्या चलाया है, फार्मा ही चला है। तो लुपिन को होल्ड करने का क्या मनीष आपका इरादा है, सबसे पहले ये बताइएगा, और आज क्या नया ट्रेड जोड़ने वाले हैं लुपिन के साथ? जी डेफिनेटली लुपिन में एक मोमेंटम मैंने कहा था कि इसमें आ सकता है, और जैसे कि ऑरो फार्मा में आप 10% का मूवमेंट आया है, तो मुझे लगता है लुपिन में भी यहाँ से करीबन 900 तक के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लुपिन होल्ड किया है। एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा शॉर्ट साइड इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखिए 440 450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मुझे लगता है करंट लेवल से और हमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो इंडसइंड बैंक शॉर्ट करने की राय होगी 430 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो इसके प्रीवियस लोस थे 350 370 वापस मुझे लगता है वो रिटेस्ट हो सकते हैं। तो 370 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक शॉर्ट करें और 430 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल इंडसइंड बैंक पर एक सेल कॉल 370 का टारगेट दिया जा रहा है। इस समय मंदी का ही ट्रेड लेकर चलना है, और इंडसइंड बैंक पर हमने देखा है वैसे जब भी मूड बिगड़ता है सबसे पहले बिकवाली की पोजीशंस आना शुरू होती है, तो 370 का टारगेट रहेगा। ये फिलहाल एक व्यू है मनीष का, शॉर्ट साइड की पोजीशन वो इनिशिएट कर रहे हैं। रुचित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। रुचित ने आज सुबह में दरअसल KEC इंटरनेशनल में अपना लॉस बुक कर लिया है, ये बाई साइड का आइडिया था, लेकिन इनके पास अभी भी JB केमिकल है और HDFC बैंक भी बना हुआ है, दोनों में बाय साइड की पोजीशंस थी। रुचित, इसमें क्या पहले कोई बदलाव करना चाहेंगे और नया स्टॉक क्या जोड़ रहे हैं? जी अर्षद जी, जैसे आपने बताया कि KEC इंटरनेशनल एग्जिट किया है सुबह, क्योंकि मिड कैप्स में सुबह से ही हमने एक नेगेटिव मोमेंटम देखा है, लेकिन जैसे फार्मा में बाइंग हो रही है तो KEC इंटरनेशनल का रिप्लेसमेंट मैं फिर से एक फार्मा स्टॉक पे ही करूंगा। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में एक JB केमिकल एंड फार्मा, एक मिड कैप फार्मा बना हुआ है, उसको मैं अभी भी होल्ड करूंगा। और एलेम्बिक फार्मा मेरा नया एडिशन है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन 710 से लेके लो 600 तक आया है, उसमें स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास आया, और आज फिर से एक अपट्रेंड का रिजम्पशन ये स्टॉक में देखते हुए लग रहा है।
हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक में आज खरीदारी की सलाह दी है। एक मोमेंटम ट्रेड है, फिलहाल मोमेंटम के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं और हमें लग रहा है कि आज इंट्राडे में एक अच्छा मूव स्टॉक में दे सकता है, तो वहाँ पे इंट्राडे में मे भी सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। बट ये इवन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में लग रहा है कि 725 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स का अगर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी खरीदारी करनी हो तो 591 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 725 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अलेम्बिक फार्मा में तेजी की पोजीशन 725 का टारगेट सुझाया गया है। लेकिन अब तक की जो बड़ी खबर है कि भारत का ऑयल रिजर्व बढ़ाने पर सरकार अब विचार कर रही है। मेरे साथ नीरज बाजपेयी जुड़ गए हैं। नीरज, आपको याद होगा आज सुबह में इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि क्या सस्ते क्रूड का फायदा भारत को उठाना चाहिए और क्या इस समय ऑयल रिजर्व बढ़ाने चाहिए। ये बताइए कितनी क्षमता है सबसे पहले इस ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिकली इस ऑयल रिजर्व को बढ़ाने की। देखिए, अभी हम लोगों के पास जो ऑयल रिजर्व होता है वो 7-8 दिन का मैक्सिमम होता है और इसको हम और बढ़ा सकते हैं, 20 से 25 दिन ले जा सकते हैं। वॉर लाइक सिचुएशन के लिए बढ़ाया जाता है, अभी हम लोग कमर्शियल यूज के लिए नहीं करते हैं। तो आंध्र प्रदेश और उस कोस्टल बेल्ट में ये स्टोर किया जाता है। इसका प्रोसेस शुरू है, काफी दिनों से पहले से ही चल रहा है। तो अब उसकी लिमिट और बढ़ाने की कोशिश सरकार कर सकती है, लेकिन इसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और आप कितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो सरकार इस वक्त का फायदा उठा करके अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जो क्रूड रिजर्व है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 25-30 दिन से ज्यादा 40 दिन तक ले जाने की कोशिश होगी। अभी शायद 8-9 से बढ़ा के 12-15 दिन तक ये ले जा सकते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हैवी है और क्रूड का गिरना ही सिर्फ एक पॉजिटिव नहीं होता है, तो उसके साथ में करेंसी देखनी पड़ती है। हमारी करेंसी से बहुत वीक है, तो हमको जितना फायदा क्रूड का मिल सकता है एक्चुअली उतना मिलेगा नहीं, क्योंकि करेंसी बहुत महंगी है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्राइस आप इस समय देख रहे हैं आप इस पे ट्रेड नहीं करते हैं। एक ऑफिशियल सेल प्राइस होता है जो हर महीने ऑयल कंपनी तय करती है, यानी सऊदी अरब हर महीने एक ओएसपी तय करता है, उस पर आप ट्रेड करते हैं और उस पर प्रीमियम या डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे अभी बहुत गिर गया है तो हो सकता है इस पर आपको $2-4 का डिस्काउंट मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप WTI $5 पर खरीद लेंगे। तो ये बिल्कुल दिमाग साफ होना चाहिए। तो हमारे लिए पोजीशन अच्छी है स्थिति, क्योंकि नीचे आया, ब्रेंट भी नीचे आया है, तो स्ट्रेटजी रिजर्व बढ़ाने की इसलिए कोशिश होगी। अच्छा नीरज, मैं वो अपडेट्स पढ़ रही थी कि अमेरिका ने भी इस बीच अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाए हैं। यूएस गवर्नमेंट ने करीब 75 मिलियन बैरल का कच्चे तेल की खरीद की अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। हमारे पास इस समय 9 दिन का रिजर्व है, इसे बढ़ाकर शायद पहले 20 या 15 दिन किया जाएगा और फिर जैसे आज सुबह में तनेजा साहब कह रहे थे कि शायद 40 दिन का तो कम से कम होना चाहिए। ये क्वांटम में कितना रहेगा और इस समय अगर हम इन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाना चाह रहे हैं वो किस प्राइस पर रफली होता हुआ दिखाई देगा? क्या कुछ आपके पास गणित है इसका? देखिए, अभी इस समय जो आप खरीद के बढ़ाना चाहते हैं उसका प्राइस आपका बहुत नीचे नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत नीचे आप इसलिए नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ये एक दिन का टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से इतना प्राइस नीचे आया है। ओएसपी अभी भी इनका ऊपर है और ओएसपी अभी एक अनाउंस होने वाला है, तो उसके बीच में आप फायदा उसका ले सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रूड बास्केट के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो भारत का क्रूड बास्केट इस समय $22-23 के आसपास बैठता है, यानी जो ब्रेंट चल रहा है उससे $3 या $4 नीचे क्रूड बास्केट आपकी होती है, क्योंकि ब्रेंट सुपर फाइन क्रूड ऑयल होता है। आप बहुत सारे लाइट स्वीट के अलावा हैवी क्रूड भी लेते हैं, तो 22-23 के आसपास आपकी बास्केट बैठती है। तो अगर आपको मान लीजिए सऊदी अरब से $4 का या इराक से कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो $18-20 के आसपास आपका बनेगा, लेकिन करेंसी का इम्पैक्ट भी उसमें देखना पड़ेगा। तो जो तनेजा जी कह रहे थे सुबह, वो ठीक बात है, आदर्श स्थिति है कि आप 40 दिन का क्रूड बना सकते हैं, लेकिन वो बन इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि क्रूड की उतनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आप बेयर नहीं कर पाएंगे। पिछली बार आंध्र में जब बनाने की कोशिश हुई थी तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर एग्री नहीं कर रही थी टैक्स फ्री करने के लिए, क्योंकि उसमें लोकल टैक्स लगेगा। रिजर्व बनने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नहीं है कि वहां पे पैक करके रख दिया गया, जब भविष्य में जरूरत पड़ी तो ताला खोलेंगे, वो यूज होता रहता है। एक क्वांटिटी सेटल मूव आप एवरेज बना के रखते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो ठीक है, 10-12 दिन का 15 दिन का बन सकता है, इससे ज्यादा का मुझे नहीं लगता बना पाएंगे। ओके, शुक्रिया नीरज इस अपडेट के लिए। इस बीच 2-3 स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि अगर हमें रिजर्व बढ़ाना है उस पर कौन काम करेगा, तो इसमें आपको याद होगा आज सुबह में प्रकाश दीवान से बात हो रही थी। एजिस लॉजिस्टिक्स इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है।
शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां हैं जो इसमें बड़ी भूमिका निभाती है, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की भी बात की गई थी। तो SCI और एजिस दोनों ही स्टॉक्स हैं जहां पर इस ट्रेड को शायद एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जो लॉजिस्टिक्स के काम करेंगे अगर इस समय हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को और बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू कर रहे हैं, जो नीरज अपडेट दे रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एजिस इनफैक्ट थोड़ा ठंडा है, देखते हैं यहाँ से कुछ स्पाइक आता है या नहीं। और दूसरी तरफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि देखिए लैंड पर इस समय हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि इन रिजर्व्स को रखें, तो ये शायद टैंकर्स में होंगे, शिपिंग कंपनियों के पास रखे जाएंगे। तो ये फिलहाल एक अपडेट भी है जो आपने समझना। और SCI इस खबर पर देखिए थोड़ा सा स्पाइक दिखा रहा है, एजिस में भी एक बहुत तगड़ी रिकवरी आने लगी है इस डेवलपमेंट के साथ ही। तो ये दो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स होंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, ये आप ध्यान रखिएगा जरूर। इनमें से किसी पर भी मनीष आपकी क्या कोई राय है, चाहे शिपिंग कॉर्पोरेशन या फिर एजिस, सिंपली एक सोल ट्रेड के लिहाज से? जी, इसमें से शिपिंग कॉर्पोरेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन अगर आप देखें लास्ट 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है करीबन 50 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 41 के स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपये तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो इनफैक्ट नीरज कह रहे हैं कि एजिस इनफैक्ट से संबंध नहीं होना चाहिए, TCI पर ध्यान रखिएगा। TCI और SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक में हमने देखी है तेजी। मेरे ख्याल में एजिस का जिक्र प्रकाश दीवान ने किया था, इसीलिए मैं उसको भी मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ और डिटेल लाएंगे हम इस पर, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, वहां पर भी एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आप ध्यान दीजिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी इस समय हमारे जानकारों को दिख रही है, वो अपने पोर्टफोलियो को कैसे बना रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे जरूर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें और कौन से नए ट्रेड्स आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। रुचित ने एलेंबिक फार्मा को जोड़ा है बाय साइड पर, मनीष शर्मा ने इंडसइंड बैंक को एक सेल साइड का ट्रेड लिया है, और प्रदीप इनफैक्ट 2 ट्रेड्स जोड़ेंगे। प्रदीप के पोर्टफोलियो में BEL अभी भी बना हुआ है, लेकिन आज सुबह में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाय साइड की पोजीशन पर एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। तो प्रदीप 2 ट्रेड्स आपको लेने हैं, बताइए क्या होंगे वो दोनों स्टॉक्स? जैसा कि मैंने बताया 2 स्टॉक मैंने ऐसे सिलेक्ट किया है जो पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अर्ली चार्ट पे ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। पहला स्टॉक है NIIT टेक। ट्रायंगल फॉर्मेशन में एक कंसोलिडेशन चल रहा था पिछले 10 दिनों से, और वो ट्रायंगल फॉर्मेशन का जो कंसोलिडेशन है उसमें डाउनसाइड ब्रेकआउट हमने देखा है आज सुबह के 1 घंटे में। तो यहाँ पे मैं पहला शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा। 1045 के आसपास इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 1095 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और 895 के इसमें टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। 34 दिन की एवरेज को एक टच करने के बाद ये वहां से रेजिस्ट होके नीचे आ रहा है, और आज फर्स्ट आवर में इसने अर्ली चार्ट्स पे एक सेल कंफर्म किया है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि शॉर्ट ट्रेड बनता है। 335 के करंट लेवल्स पे इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 358 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 266 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, तो M&M में एक सेल कॉल है 266 के टारगेट के लिए। ये इनफैक्ट एक शॉर्ट साइड की ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करनी है, स्टॉप लॉस भी आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। और NIIT टेक्नोलॉजीज वाला ट्रेड भी एक बार फिर दिखाइएगा, क्योंकि आज IT कंपनियों में ऊपरी लेवल से हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई जरूर दी है। NIIT टेक्नोलॉजीज पर प्रदीप हुरचंदानी की नजर है, और वहां पर हम वो कह रहे हैं कि एक ट्रेड एग्जीक्यूट इस समय किया जाएगा। तो ये है फिलहाल इनके 2 पिक्स, NIIT टेक और साथ ही साथ M&M। NIIT में भी बिकवाली की राय 895 के टारगेट के लिए यहाँ पर शॉर्ट साइड की पोजीशन लेनी है। मनीष, आपने इंडसइंड बैंक पर एक सेल कॉल दिया, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा आज का? और जी, दूसरा ट्रेड रहेगा बंधन बैंक में सेल। बंधन बैंक में भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से 212 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए, और नीचे में मुझे लगता है 180 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बंधन बैंक में एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा, और साथ ही में एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगा जस्ट फॉर व्यू पर्पस। RBL बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी वीक लग रहा है। RBL बैंक मुझे लगता है यहाँ से करीबन 100 तक के लेवल दिखा सकता है, तो एक RBL बैंक में भी एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। बंधन बैंक मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, RBL बैंक मैंने एडिशनल दिया है।
ओके, आरबीएल बैंक के लेवल्स एक बार फिर बताइएगा। आपके पोर्टफोलियो वाले ट्रेड्स तो सामने आ गए, लेकिन क्योंकि आप बैंक्स पर एक कंप्लीट बिकवाली या फिर बेयर कॉल लेकर चल रहे हैं, आरबीएल बैंक के क्या लेवल्स आगे ट्रिगर होंगे? 110 पर आ चुका है, क्या आज आप इसे 100 के नीचे जाता देखेंगे? जी मुझे लगता है आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये 100 के लेवल टच कर सकता है। 113 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए 100 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लेवल्स आ रहे हैं। 113 का स्टॉप लॉस रखेंगे। आरबीएल बैंक पर एक एक्स्ट्रा कॉल आपको मिल रही है। अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक को ही जोड़ा है। 100 टेस्ट करने की पूरी स्थिति बनती दिखाई दे रही है आरबीएल बैंक में इस वीकनेस के बीच। चलिए एक एक करके सभी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मनीष का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आरबीएल बैंक में अलग सा ट्रेड है, ये इनके पोर्टफोलियो का पिक नहीं है, इसे आप पोर्टफोलियो पिक ना समझे। बंधन बैंक इनका पोर्टफोलियो पिक है। 212 का स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट होना चाहिए। तो इनके पोर्टफोलियो में लुपिन है, बंधन बैंक है और इंडसइंड बैंक है। ये 3 ट्रेड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इंडसइंड बैंक का सेल साइड की पोजीशन 370 के टारगेट के लिए आप लेकर चलेंगे। 430 स्टॉप लॉस है और लुपिन में बाय कॉल ये होल्ड कर रहे हैं। 920 का टारगेट, 787 का स्टॉप लॉस। रुचित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जेबी केमिकल्स में इन्होंने पोजीशन अपनी बनाई रखी है। एचडीएफसी बैंक में इनकी बाय साइड की पोजीशन बनी हुई है। नया ट्रेड इन्होंने जोड़ा है अलेम्बिक फार्मा का। यहाँ पर 725 के टारगेट के लिए ये ट्रेड इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो ये फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर है। प्रदीप होचंदानी ने बीईएल में अपनी पोजीशन बनाई रखी है। नए ट्रेड्स में 2 मंदी के सौदे लिए हैं। एक है एनआईटी टेक्नोलॉजीज, 895 के टारगेट के लिए इन्होंने शॉर्ट किया है। एमएनएम भी शॉर्ट किया है 266 के टारगेट के लिए, 266 है इनका टारगेट। तो अब आपके लिए रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है वो भी हमारे डायरेक्टर साहब फायर कर देंगे। मनीष के मंदी के ट्रेड्स इनफैक्ट इनके फेवर में जाते हुए नजर आए हैं। तो ये फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा और शायद ये सेल साइड की पोजीशंस भी प्रदीप को फ़ायदा दिलाएंगी ज़रूर, क्योंकि इन्होंने आज ट्रेंड को पकड़ा है और उसका फ़ायदा देखिए इनको मिलना चाहिए। तो मनीष 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। रुचित का एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये दबाव में है, -3.72%। और प्रदीप होचंदानी -3.11% के रिटर्न्स इस समय दिखा रहे हैं। होपफुली एनआईटी टेक में सेल कॉल और एमएनएम का सेल कॉल इनको रिकवरी दिलाने में हेल्प ज़रूर करेगा। रुचित, मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक के तेजी को कॉल को आपको दोपहर में रिकंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अभी भी दबाव बना हुआ है। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर और कच्चे तेल में जो ओवरनाइट हुआ है उससे क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, आज एमसीएक्स में क्या सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय कमोडिटी मार्केट में, इस सब पर बातचीत होगी डिटेल में। मनीषा और दीपाली देंगी आपका साथ।